हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। वेलकम उत्तराखंड नॉलेज बिस्ट। मैं भवान बिस्ट आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने चंदवंश का पूरा इतिहास अच्छे से कवर कर लिया। आज हम उत्तराखंड के इतिहास मध्यकालीन में गढ़वाल का पंवार पढ़ने को जा रहे हैं, जो बड़ा ही रमणीक है दोस्तों। देखिए, शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं लोग। बड़े अजीब लोग हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लिए अभी भी छांव ढूंढते हैं लोग। तो आइए गढ़वाल का पंवार देखते हैं। इस गढ़वाल के पंवार में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है। काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी कुछ देखने वाले हो। देखिए साथियों, मैं कुछ इस बीच एक आपको मैं कुछ बताता हूँ। कुछ एक वाक्य से शुरू करता हूँ इस गढ़वाल पंवार पर। देखिए, इस अनंत में जाने कितने वंशों के कुसुम या उदित होते या कमनीय उदित होते और फलते फूलते और आते जाते रहते हैं दोस्तों। फिर नियति के हाथ उसे एक दिन खींच ही ले जाते हैं। नियति ऐसा है जहाँ महाशून्य की ओर ले जाता है। किंतु आप देखेंगे, कोई भी चीज़ जो भी इस धरती में आया है, किंतु उसकी एक महक, सौंदर्य कह सकते हो, लावण कह सकते हो, जो भी आप कह सकते हो, इस इतिहास में संजो कर रखा जाता है। इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाता है। ऐसा ही हमारा गढ़वाल का पंवार वंश है, जो बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास इस पंवार वंश का रहा है। तो शुरू करते हैं इस गढ़वाल के पंवार पर। देखिए, इस गढ़वाल का पंवार, आखिर सबसे पहली बात तो इस पंवार वंश का संस्थापक कौन और ये पंवार आए तो आए कहाँ से। ठीक है, कोई कहता है कनकपाल, तो कोई कहता है सोनपाल, तो कोई कहता है अजयपाल। चलो इस सभी का खंडन करते हैं आज। इस खंडन को करने से पहले देखिए, पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी जी का मानना है। कौन? पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी जी, जो आपके गढ़वाल इतिहासकार है, हमारे इतिहासकार है रतुड़ी जी। रतुड़ी जी का मानना है कि कनकपाल ही इस वंश का संस्थापक था। मित्रों, कौन? कनकपाल ही इस वंश का क्या था? संस्थापक था। तो जो कनकपाल था, हरिकृष्ण तुरी के मत के अनुसार कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था। कहाँ से? धार नगरी गुजरात से आए थे। वहीं आपका एटकिंसन का कथन है कि धार नगरी के पंवार वंश का एक युवक जो पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय स्थानों की यात्रा हेतु आता है। ठीक है, धार नगरी से क्या करता है? एक युवक आपका पर्वतीय क्षेत्रों की ओर क्या करने आता है? यात्रा करने आता है। ठीक है, ये आपका किसका है? एटकिंसन का मत। और राह में सोनपाल का किससे मिलन हो जाता है? भानु प्रताप से मिलन हो जाता है। और भानु प्रताप कहता है कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ कराया जाता है। इस तरीके से उसको गढ़वाल में क्या मिल जाता है? एक गढ़ मिल जाए, चांदपुर का गढ़ दहेज में। कहीं ना कहीं सोमचंद के ही इर्द गिर्द ये कहानी भी चलती है। ठीक है मित्रों, वहीं आपका दूसरा मत है। आपका एक मत तो ये है आपका एटकिंसन और किसके अनुसार? रतुड़ी जी के अनुसार। वहीं आपका जो दूसरा मत है, दूसरा मत ये है दोस्तों कि आपका जो गढ़वाल के सामाजिक और सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन का जीता जागता प्रतीक है गणेश जी। ठीक है, गणेश जी, आपको गणेश जी यहाँ पर खोली का गणेश आप कह सकते हो। अर्थात जो आप कह सकते हो गढ़वाल के प्रत्येक घर के द्वार पर। ठीक है, आप अगर गढ़वाल में जाओगे तो गढ़वाल के प्रत्येक घर के द्वार पर गणेश जी का चित्र, पवित्र आप कह सकते हो, गणेश जी का पवित्र सगुन का प्रतीक माना जाता है, उनके दरवाजे पर लगा रहता है। ठीक है, अभी भी आप लोग हमारे कुमाऊं मंडल में भी कईयों घर में भी आप गणेश जी के खोली के गणेश में आप गणेश जी का क्या दिखोगे? आप प्रतीक दिखोगे। और इन चित्रों की एक विशेषता है, या इस मूर्ति की, आप इस जो अंकन है इसकी एक विशेषता है कि मूर्ति में गणेश जी की जो सूंड है, ठीक है, जो मूर्ति में गणेश जी की सूंड है, वो सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। वो सूंड किस ओर मुड़ी है? दाहिनी ओर मुड़ी है। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ी हुई है। और गणेश जी की नृत्य करती हुई मुद्रा में भी एक प्राचीन मूर्ति मिली है हमें। गणेश जी की मूर्ति
वो आपको मिली है जोशीमठ में। कहाँ से मिली है? जोशीमठ से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इससे क्या संबंध है। अब इससे इसका ये संबंध है मित्रों कि इस वंश के जो भी थे आपके, इस मूर्ति में सूंड दाहिनी और मुड़ी होने के कारण, और आप जो ये कह सकते हो कि गणेश जी की सूंड दाहिनी और मुड़ने के कारण, जो आप कह सकते हो कि गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में वहाँ भी प्रचलित, और जबकि उत्तर प्रदेश था उत्तरी भारत के भूभागों में गणेश जी की मूर्ति की जो सूंड की मूठ है वो मूर्ति बाईं ओर मुड़ी हुई है। अब आप देखेंगे, मेरा मतलब ये है टोटल कहने का मतलब, गुजरात, आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन में भी जो गणेश जी की मूर्ति है, जो सूंड की मूर्ति है, वो टोटल के टोटल किस ओर मुड़ी है? दाहिने ओर मुड़ी है। किस ओर मुड़ी है? दाहिने ओर। ठीक है। जबकि आप कह सकते हो आप कहीं कहीं आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है, उत्तर भारत के आदि वाले भूभाग में गणेश जी की जो सूंड है वो आपको बाईं ओर मुड़ी हुई मिलेगी। वो आपको कहाँ मिलेगी? बाईं ओर। इसीलिए एक तथ्य ये भी है कि क्या जो ये गढ़वाल के पंवार थे वो कहाँ से आए थे? गुजरात से। ठीक हो गया। और तीसरा फैक्ट ये है कि गुज्जर देश के गढ़वाल, गुजरात, आप कह सकते हो गुज्जर देश के गढ़वाल में इनके आगमन का एक और प्रमाण है। उस प्रमाण का नाम है बद्रीनाथ मंदिर। उसका प्रमाण क्या है? बद्रीनाथ का मंदिर, आदि बद्रीनाथ का मंदिर। ठीक है। अच्छा, जो गढ़वाल स्थित आदि बद्रीनाथ की रचना शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों की शैली से हूबहू मिलती है। आपका जो गढ़वाल में हमारा आदि बद्रीनाथ का मंदिर है उसकी, और आप ये याद रखिए गढ़वाल में स्थित आदि बद्री जो मंदिर की रचना शैली है, उस रचना शैली गुजरात और राजस्थान में जो सोलंकी मंदिर है, ठीक है, जो राजस्थान और गुजरात में जो सोलंकी मंदिर है उनकी रचना शैली हूबहू है मित्रों। क्या है? उनकी रचना शैली भी क्या है? मिलती जुलती है, सेम। ठीक है। ये भी एक फैक्ट है कि गढ़वाल का पंवार कहाँ से आए थे? गुजरात से आए थे। ठीक है। अच्छा, वही आपका एक पुस्तक है श्री श्याम पंवार जी का कथन। उनके एक पुस्तक का नाम है भारतीय लोक साहित्य। क्या? ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि श्री श्याम परमार का जो पुस्तक है आपका भारतीय लोक साहित्य में उन्होंने क्या कर रखा है? इसके बारे में बता रखा है फिर से। ठीक है। भारतीय लोक साहित्य, श्री श्याम प्रसाद जी। अच्छा, वहीं अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इतिहासकार है श्री भक्त दर्शन जी को आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। चौथा फैक्ट होगा ये आपका कि भक्त दर्शन जी ने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में उन्होंने ये कहा है कि जो गढ़वाल के पंवार थे या उन राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने एक मत ये कहा है कि जो आपका राजस्थान में आबू पर्वत है एक, ठीक है, जो राजस्थान में आबू पर्वत है, उस आबू पर्वत में क्या हो रहा था? वशिष्ठ और विश्वामित्र का क्या हो रहा था? एक बार युद्ध हो रहा था, और उसमें क्या हुआ? जीतने के लिए विश्वामित्र जी ने क्या किया? हवन कुंड किया। और वहां से हवन कुंड किया तो वहां से एक जीतने के लिए हवन कुंड किया, और उत्पत्ति हुई उस अग्निकुंड से परमार नामक युवक की। परमार माने जो कोई उसको क्या नहीं मार सकने वाला, ऐसी एक राजकुमार की उत्पत्ति हुई। ठीक। और ये उत्पत्ति कहाँ हुई? माउंट आबू पर्वत, राजस्थान में। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप याद रखना कि जो माउंट आबू पर्वत है उसकी तलहटी पर एक चंद्रपुरी नामक नगर है। ठीक है। चंद्रपुरी नामक नगर इसी परमार जाति की बसाई हुई एक क्या है? नगर है। ठीक है। जो आप कह सकते हो परमारों का राजस्थान में एक प्रचलित स्थल है। जो क्या कह सकते हो? परमारों की क्या एक प्रचलित स्थल है। ठीक है। चंद्रपुरी नामक नगर किसने बताया? परमारों ने। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में आपका माउंट आबू पर्वत है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक।
अच्छा, इसी के नाम पर आप कह सकते हो कनकपाल जब गढ़वाल आया, गढ़वाल में आकर अपने दुर्ग का नाम क्या रखा उसने, या अपने किले का नाम क्या रखा, चांदपुर रखा। ऐसा भी आपका इतिहासकार कहते हैं, चांदपुर रखा। ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको इससे भी तथ्य की जानकारी नहीं हो रही, और मैं आपको एक फैक्ट और देता हूं। अब आपको मैंने कहा कि जो माउंट आबू राजस्थान में है, माउंट आबू जो राजस्थान में है, उस माउंट आबू और गढ़वाल में स्थित उत्तरकाशी जिले में गौमुख, जो आपका उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है गौमुख, उस गौमुख और माउंट आबू पर्वत की बनावट पूर्णतः या लगभग लगभग क्या है, एक जैसी है। क्या है, लगभग लगभग एक जैसी होने के कारण भी आप क्या कह सकते हो, ये भी एक फैक्ट था। ठीक। अच्छा, इसके बाद आप कह सकते हो आबू में एक कोटेश्वर है। ठीक। और उसी प्रकार गढ़वाल में भी एक कोटेश्वर नामक जगह है। ठीक, ये भी आपको एक नया फैक्ट मिल गया। अच्छा, इसके बाद आप कह सकते हो गढ़वाल मंडल में हमारा एक जिला है चमोली। ठीक, गढ़वाल मंडल में हमारा एक जिला है चमोली। अच्छा, इसी चमोली जिले में गंगा की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है मित्रों, गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। जिनका नाम क्या है, मंदाकिनी। अच्छा, मंदाकिनी को यहाँ क्या माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है। अच्छा, आबू पर्वत में भी एक पवित्र कुंड है। कहाँ, आबू पर्वत में भी क्या है आपका एक पवित्र कुंड है आबू पर्वत में, और उस पवित्र कुंड का नाम क्या है, मंदाकिनी है। ठीक है, क्या है, मंदाकिनी है उस पवित्र कुंड का नाम। अब इसी के आधार पर यह कुंड किसी परमार नरेश ने बनाया होगा, ऐसा इतिहासकार क्या करते हैं, करते हैं आपका इतिहासकार इसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं, मत देते हैं कि वहां का मंदाकिनी और यहाँ का मंदाकिनी होने में इसका क्या है, तालमेल है। ठीक। अच्छा, ये तो थे आपके कुछ जानकारी के स्रोत की वाकई में आपका प्रमाण कहाँ से आए थे, गढ़वाल थे, सॉरी गुजरात से। ठीक है। अब देखिएगा कृष्णराज को, जो आपका कृष्णराज है, कृष्णराज को इसका या परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जो परमार वंश है और परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कृष्णराज को। वह इनका अधिकार कहाँ था, गुजरात क्षेत्र में इनका अधिकार था, और आखिर गुजरात क्षेत्र में भी कहाँ, धार नगरी में इनका अधिकार माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पूरी तरह समाप्त किया था। अच्छा, किसको समाप्त किया था, धार नगरी को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, पूर्ण रूप से क्या किया था, समाप्त किया था। आप कह सकते हो पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ठीक है। इसी परमार वंश का शासक गढ़वाल में प्रवेश करता है। जब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, धार नगरी को चूर चूर कर देता है, तो आपका वहां का परमार शासक गढ़वाल की ओर क्या करता है, रुख करता है, गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना करता है। इस समय आपका गढ़वाल का शासक कौन होता है, भानु प्रताप होता है। इस समय गढ़वाल का शासक कौन होता है, भानु प्रताप। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद मैंने ये वाला फैक्ट भी बता दिया आपको, गढ़वाल इससे आदि बद्र की रचना शैली और गुजरात राजस्थान में सोलंकी मंदिरों की शैली एक जैसी है। गोमुख और माउंट पर्वत की बनावट भी क्या जैसी है, एक जैसी भी है। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे मेरे साथ, अब थोड़ा सा हम देखेंगे कनकपाल के बारे में। ठीक है, क्योंकि कनकपाल को ही इस वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। अच्छा, कनकपाल आया, मैंने पहले ही बता दिया, यात्रा पर आया और विवाह किया भानु प्रताप की पुत्री से। ठीक है, भानु प्रताप उस टाइम पर गढ़वाल का शासक हुआ करता था। पिता आपका कालीदाव, दहेज में चांदपुर में चमोली में एक चांदपुर गढ़ मिला। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर जब आपका भानु प्रताप और कनकपाल यहाँ मिलजुल के हुए थे, तो सबसे शक्तिशाली गढ़ हुआ करता था चांदपुर गढ़। ठीक है। अब इसने चांदपुर गढ़ में अपना क्या बनाया, राजधानी बनाई चांदपुर को। अब संभवतः ये तिथि थी आपको 888 ईस्वी 745 संवत की ये तिथि
बताई जाती है। ठीक है, आप तिथि पर ज़्यादा मतभेद न करिए क्योंकि काफ़ी कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, पंवार वंश की स्थापना कनकपाल 888 ईस्वी 745 संवत। ठीक है, ये देखने के बाद आप आगे मेरे साथ देखेंगे कौनपुर गढ़ को स्थानीय लोग कनकपाल का गढ़ मानते हैं। आपका गढ़वाल में एक गढ़ है कौनपुर। ठीक है, कौनपुर कौनपुर गढ़ को स्थानीय लोग क्या मानते हैं? कनकपाल का गढ़ मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ठीक है। अब देखिए परमारों की कुल देवी थी। अब देखिए गढ़वाल पंवार की कुल देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा है यूकेएसएससी ने। देखिए परमारों की कुल देवी थी राज राजेश्वरी देवी। कौन थी? राज राजेश्वरी देवी। अब देखेंगे पंवार वंश में टोटल कितने शासक हुए? 60, जबकि चंद वंश में टोटल कितने 60 हुए? 61। ये चीजें आप कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। पंवार वंश में टोटल कितने शासक? 60, जिन्होंने यहाँ क्या किया था? शासन। जबकि चंद वंश में टोटल 61। ठीक है, वहां उनकी आप कह सकते कुल देवता कौन थे? शिव जी। ठीक है, अब यहाँ जो आपका शासक है 1 से 36 तक सभी एक प्रकार के गणपति थे। क्या थे? सभी एक प्रकार के गण थे, जिनके छोटे छोटे गांव पर क्या था? अधिकार था। इन सभी का छोटे छोटे गांव पर क्या था? अधिकार। यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र देखिएगा आप, ये है आपका चांदपुरगढ़। ये आपका क्या है? चांदपुरगढ़। ठीक है, जो ये चित्र है आपका वो क्या है? चांदपुरगढ़। ठीक, अब यहां से आगे मेरे साथ देखेंगे आप सोनपाल पर। ठीक है, सोनपाल को ही कहीं कहीं पर स्वर्णपाल भी कहा गया है। आप देखेंगे सोनपाल और स्वर्णपाल। इसके बाद ठीक है, कनकपाल के बाद ऐसा माना जाता है कि इसके समय पंवार वंश 2 भागों में बढ़ गया था। किसके समय पंवार वंश 2 भागों में बढ़ गया था? सोनपाल के समय पर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके समय पर आपका पंवार वंश 2 भागों में बढ़ गया था? सोनपाल के समय पर। ठीक है, अब देखिए सोनपाल के समय पर 2 भागों में बढ़ गया। एक आपका भिलंगना घाटी, दूसरा आपका चांदपुरगढ़ समूह। ठीक है, एक आपका भिलंगना घाटी, एक आपका चांदपुरगढ़। किसके समय? ये काफी इंपॉर्टेंट होगा हाँ आपके लिए कि किसके समय आपका पंवार वंश 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? भिलंगना घाटी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? भिलंग घाटी में। ठीक है, इसे सोनी भिलंगना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सोनपाल ने यहाँ किया क्या? शासन किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोनी भिलंगना भी कहा जाता है मित्रों। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सोन शासक करने वाले सभी राजा क्या कहलाए? सोनवंशी कहलाए। सोनी भिलंगना घाटी से सभी शासक जो शासक करने वाले थे, इनको क्या कहने लगे यहाँ से? सोनी भिलंगना या सोमवंशी कहलाए यहाँ से जो भी शासन करने वाले थे इनको। ठीक है, अब देखिएगा आप टिहरी के भिलंगना घाटी में इसने क्या किया था? राजाओं को खस राजाओं को क्या किया? पराजित किया। किसने टिहरी के भिलंगना घाटी में खस राजाओं को पराजित किया? स्वर्णपाल ने या सोनपाल ने किसको पराजित किया? खस राजाओं को। ठीक है, ये आप देखिएगा। अच्छा, अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, जो आपका चांदपुर से 36 राजाओं के नाम मिलते हैं। चांदपुरगढ़ से कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? 36 राजाओं के, जो कि प्रारंभिक परमार व पंवार शासक थे। ठीक है, परमार और पंवार एक ही है, पंवार भी कहा गया इनको। चांदपुरगढ़ से कितने शासकों के नाम मिलते हैं? टोटल 36 शासकों के नाम मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रारंभिक परमार व पंवार शासक थे। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि कहां से परमार के 36 शासकों के या 36 राजाओं के नाम मिले? चांदपुरगढ़ से। ठीक है, अब आप देखेंगे अशोक चल्ल ने, काफी इंपॉर्टेंट है ये अशोक चल, यहां से सवाल भी पूछा है। अशोक चल ने चांदपुरगढ़ पर आक्रमण किया था। इस समय चांदपुरगढ़ का शासक आनंदपाल था। ये इंपॉर्टेंट होगा। अशोक चल ने कहा आक्रमण किया था? चांदपुरगढ़ पर। और चांदपुरगढ़ पर उस टाइम पर आक्रमण करते समय चांदपुरगढ़ का शासक कौन था? आनंदपाल। ठीक है, अब मेरे साथ आप कल देखेंगे लखनपाल या लखनदेव। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, और इस कोरोना के काल में आप सभी सुरक्षित रहिए और अनावश्यक तो बिल्कुल ना घूमिए। ठीक है दोस्तों, और अगर चैनल आपको क्या हो रहा पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए आपके बाय बाय, कल मिलते हैं।